नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। आपके सीबीटी के एग्ज़ाम हो रहे हैं। 22 अगस्त को आपका एक पेपर हुआ। 3 शिफ्ट होती है पर डे, तो ये किसी एक शिफ्ट का है। उस बच्चे ने मुझे सेंड किए थे। क्या चीज़ अलग है इनमें? इसमें अलग है कि कुछ नए प्रश्न ऐड हुए हैं। तो जिन बच्चों का नहीं हुआ ना, वो इनको ज़रूर पढ़ लेना। ये पहली बार आए। वैसे तो इस बच्चे ने टोटल मुझे लगभग 30-32 के आसपास क्वेश्चन भेजे। तो मुझे तो एक डाउट ये भी है कि ऐसा तो नहीं कहीं कि किसी एक शिफ्ट में सारे क्वेश्चन नए आ जाए। बहुत परेशान हो जाओगे, क्योंकि ये क्वेश्चन जनरली वो है जो आपको शायद पीडीएफ में जो निमी आपको प्रोवाइड करवाता है उसमें देखने को नहीं मिले। हमने जो क्लासेस दी थी उनमें बहुत कम है। ये क्वेश्चन बुक में से बनाए गए हैं, तो कम से कम इनको तो पढ़ लो। एक अलग बात क्या है कि अगर ये क्वेश्चन पहली बार आए हैं ना, तो आपकी शिफ्ट में रिपीट जरूर होंगे। इसलिए मैंने सोचा कि आप पढ़ तो रहे हो। देखो एक चीज़ और है, हमें ना इस पॉइंट को पॉजिटिव वे में लेना है कि जितना आपने पहले पढ़ लिया उतना तो पढ़ ही लिया। आपके पास तो मौका है कि नया और पढ़ लो। भाई ये नए वाले आ गए तब भी आप कर दोगे, पुराने वाले आ गए तब भी कर दोगे। आपके दोनों हाथों में लड्डू हो जाएंगे एक तरह से, यानी आप दोनों तरीके से तैयार हो जाएंगे। सो इन क्वेश्चंस को पढ़ लो। अगर आपका पेपर नहीं हुआ है तो नहीं आया तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने पहले वो पढ़ रखे नॉर्मल वाले। लेकिन अगर नए वाले आ गए तो क्या करोगे? तो भी आपने पढ़ लिया इस क्लास में से। सो फिर देखना, पूरे कोशिश करूंगा सारे प्रोवाइड करवा दूं। अगर कोई क्वेश्चन रह गया ना तो वो टेलीग्राम पर डाल देंगे। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको ज्वाइन करके तैयार रहो। ठीक है, इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हो दोस्तों तक पहुंचा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोशिश करूंगा कि 2 क्लास 2 पार्ट के रूप में दे दूँ। अगर एक में नहीं दे पाए तो आप जुड़े रहना। देखो जरा, सिंगल फेज एसी मोटर का नाम क्या है? आपको एक मोटर दिखाई गई और उसका नाम पूछ रहे हैं। देखो ध्यान से, ये दिखाया गया है आपको रोटर यहाँ से, और रोटर में भी आप देख रहे हैं कि लगभग पोल कटे हुए हैं या पोल बने हुए, यूँ बोल सकते हो। और अगर यहाँ मैं बात करूँ तो ये देखो, ये स्टेटर के पोल है ना। तो एक से ज़्यादा मतलब अनेक इस तरह के बहुत सारे पोल दिखाना, रोटर इस तरह से एक साथ दिखाना, माय डियर, ये हमारी एक विशेष प्रकार की मोटर होती है जिसे रिलक्टेंस मोटर कहा जाता है। शुद्ध हिंदी में प्रतिष्ठंभ मोटर बोलते हैं। और मैं बता दूं आपको, देखो भाई, हम तो पेपर देने गए नहीं थे, विश्वास आपको ही करना पड़ेगा। ये मुझे ना किसी एक बच्चे ने सेंड किए और उसने कहा कि सर मेरी शिफ्ट में आए थे, मैं बहुत परेशान हो गया, तो प्लीज़ आप इसको बच्चों तक पहुँचा दीजिए। तो ठीक है भाई, क्योंकि देखो जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं ना, वो तो हर कोई आपको करवा रहा है। आप देखो बहुत सारे चैनल्स पे हो रहा होगा, लेकिन ये क्वेश्चन कोई नहीं बता रहे, तो फिर परेशान हो जाओगे। इसलिए उस भाई का भी धन्यवाद बनता है। और तो पढ़ ही रखा है आपने, जो जो पुरानी चीज़ें हैं वो तो आपने वैसे ही पढ़ ली, तो नई चीज़ें ही पढ़नी है। ठीक है ना, आ जाओ। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में? देखो, वो कह रहा है कि 0.2 माइक्रो सेकेंड के टाइम बेस सेटिंग के साथ 5 डिवीजन के कवर किए जाने वाले एक सीआरओ की स्क्रीन पर प्रदर्शित होने वाले सिग्नल की आवृत्ति कितनी है। यानी सीआरओ के जो स्क्रीन पर डिस्प्ले आ रही है, आपसे उसकी फ्रीक्वेंसी पूछी जा रही है। माय डियर, सीआरओ से हम एसी वोल्टेज, डीसी वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी और समय, तीनों चीज़ों का मेजरमेंट ले सकते हैं। बात आती है फ्रीक्वेंसी ज्ञात कैसे करोगे, तो फ्रीक्वेंसी के लिए होता है 1/टाइम, यानी आपको उस सिग्नल की समय, टाइम पीरियड के बारे में पता होना चाहिए। टाइम पीरियड के लिए एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? डिवीज़न इनटू टाइम बेस सेटिंग। टाइम बेस सेटिंग को विभाजन से गुणा कर दो। देखो डिवीज़न कितना है? 5। टाइम बेस की सेटिंग कितनी है? 0.2 माइक्रो सेकेंड है। माइक्रो में 10⁻⁻6 होती है। इसको मल्टीप्लाई करो, 5 को 0.2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा, यानी ये टाइम आपका 1 माइक्रो सेकेंड हो गया। इतनी दूर बात समझ में आई क्या भाई? जब इतनी दूर की समझ में आ गई तो कौन बच्चा होगा जो फ्रीक्वेंसी नहीं निकाल सकता, बताओ। इतनी हिंट मिल जाए तो मैं कह रहा हूँ ये आपको, ये मान लो संजीवनी मिल गई, या डूबते को तिनके का सहारा मिल गया। 1/, फ्रीक्वेंसी करो, सॉरी 1/ टाइम करो। टाइम कितना है? 1 माइक्रो सेकेंड। माइक्रो में 10⁻⁻6 होती है। नीचे -6 थी, ऊपर आकर +6 हो गई। +6 को मेगा लिखते हैं। 2 उत्तर बनते हैं आपके। या तो आप लिख दो 1 मेगाहर्ट्ज, सीआरओ के स्क्रीन पर डिस्प्ले होने वाले सिग्नल की फ्रीक्वेंसी 1 मेगाहर्ट्ज है। अगर 1 मेगाहर्ट्ज नहीं है तो फिर 1000 किलोहर्ट्ज लिख दो, क्योंकि मेगा में 6 जीरो थी, किलो में 3 जीरो होती है, 3 जीरो यहाँ लगी हुई है, हो गए टोटल 6 जीरो।
बताओ बात समझ में आई क्या? थ्योरी की कहीं प्रॉब्लम नहीं आने देंगे आपको, बस, है ना। ये देखो ये रहा 1000 किलो हर्ट्ज, ठीक है ना। ये उस बच्चे ने सेंड किए हैं, उसको मिला क्वेश्चन ना, तब उसने लिए हैं, तो सही गलत उसने खुद का ट्राई किया है, वो शायद शो हो रहे होंगे, बट मैं आपको कारण सहित चीज़ें बता रहा हूँ, इसलिए थोड़ा विश्वास कीजिएगा, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एक ये वाला देखो वाइंडिंग का डायग्राम है। अगर आपने समय निकाल कर, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, सेकेंडरी इलेक्ट्रिशियन का है ये, अगर आपने थोड़ा सा भी समय निकाल कर अपनी बुक को पढ़ा हो ना, तो ये क्वेश्चन बुक में से एज इट इज़ उठाए। अब ये वो डायग्राम है जो आपको वाइंडिंग की, जब कंसेंट्रिक वाइंडिंग की परिभाषा दी जाती है तो सबसे पहले डायग्राम बनाकर समझाया जाता है। तो ये कंसेंट्रिक वाइंडिंग है। कंसेंट्रिक वाइंडिंग को हिंदी में सह केंद्रीय वाइंडिंग बोलते हैं। कौन सी? सह केंद्रीय, मतलब जिनका केंद्र एक हो। एक ग्रुप में एक से ज़्यादा कॉइल होती है, जैसे देखो यहाँ से एक कॉइल थी और यहाँ पर ये रही दूसरी कॉइल और ये टर्मिनल बाहर आया, तो इनका स्लॉट का जो बीच का सेंटर होता है ना, वो एक ही होता है। इसे कंसेंट्रिक वाइंडिंग बोलते हैं। डायग्राम थोड़ा अच्छे से देख लेना, ठीक है ना। ज़्यादातर आपके जो आता है वो डायमंड मेश शेप कॉइल, वो वाला डायग्राम आता है, जो अगेन एंड अगेन हम आपको बहुत बार करवा चुके थे, लेकिन इसको भी पढ़ लो। अब कंसेंट्रिक वाइंडिंग है इसका उत्तर, ठीक है। अगला सवाल देखो, कंट्रोल पैनल के कैबिनेट में भारी और दुर्लभ संचालित उपकरण कहाँ होते हैं? कंट्रोल पैनल में अगर कोई हेवी इक्विपमेंट है ना, तो उनको बिल्कुल नीचे रखेंगे, कंट्रोल पैनल के ऊपरी हिस्से में कभी नहीं लगाएंगे, ये ध्यान रखना, क्योंकि कल को उसमें कोई भी किसी तरह की प्रॉब्लम आती है तो वो छोटे उपकरणों पर गिरेगा, शॉर्ट हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। तो कंट्रोल पैनल में जितने भी कॉम्प्लिकेटेड, दुर्लभ को इंग्लिश में कॉम्प्लिकेटेड बोलते हैं, कॉम्प्लिकेटेड जितने भी होंगे ना, वो पैनल की बॉटम में रहेंगे हमेशा, ठीक है। हल्के उपकरण उसके ऊपर होंगे, सबसे हल्का ऊपर लगेगा। सीक्वेंस बना हुआ है, बेसिक बात आपको समझ भी आ रही होगी। जो हेवी होगा, जो कॉम्प्लिकेटेड होगा, जो रिस्की होगा, वो नीचे होगा, इसके ऊपर कोई हल्की चीज़ होगी, उसके ऊपर कोई, जैसे ओवरलोड रिले लगानी है वो हल्की होती है, कॉन्टेक्टर लगाना है वो भारी होता है, नीचे लगेगा। एग्जाम्पल दे देता हूँ। अगला सवाल, सर्किट डायग्राम का नाम क्या है? आपको सर्किट डायग्राम दिखाए गए। स्टार डेल्टा स्टार्टर के 3 प्रकार होते हैं, एक मैनुअल, एक सेमी ऑटो, एक फुली ऑटो। तो ये सेमी ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा का है, आपको पकड़ना पड़ेगा कि कैसे उसमें ये डायग्राम आया, ठीक है ना। सेमी ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर का कॉन्टेक्टर है, आपको याद रखना होगा, डायग्राम आप याद रख लेना भाई, ठीक है ना। कंट्रोल सर्किट ऑफ सेमी ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर, बात समझ में आ रही है क्या? 2 निवेदन फिर करूँगा, प्लीज़ अपने दोस्तों तक इस क्लास को पहुँचाइए, कहीं वो पीछे ना रह जाए, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी यार, पहुँचा दो। क्लास पेपर होने के बाद कोई देखेगा तो कहेगा कि काश ये क्लास में पहले देख लेता। हाँ, नहीं आया तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आ गया तो तब भी तो हम तैयार है ना, दोनों वे को लेकर चलना। ये नए क्वेश्चन है आपके, उसमें नहीं है जो असाइनमेंट या जो पीडीएफ आपके पास थी, इसलिए पढ़ लो इनको। सवाल देखो, कॉन्टेक्टर के इस पार्ट का नाम क्या है? देखो अपने इलेक्ट्रिकल में पावर सर्किट कॉन्टेक्टर, कंट्रोल सर्किट कॉन्टेक्टर, ऐसे कॉन्टेक्टर होते हैं। जब कॉइल को सप्लाई मिलती है ना तो पिकअप होता है, तो यहाँ अंदर इसके कॉन्टेक्ट होते हैं, वो जो मेक और ब्रेक करते हैं। स्पार्किंग ना हो इसलिए पास के कॉन्टेक्ट में ना बीच में ये एक पॉइंट से डाल देते हैं अपन, ये वाले, तो इसको बोलते हैं कॉन्टेक्टर हाउसिंग। क्या बोलते हैं? कॉन्टेक्टर की हाउसिंग या प्रोटेक्टिव हाउसिंग बोल दो, सुरक्षात्मक हाउसिंग होती है, जहाँ पर स्पार्किंग वगैरह, 2 पावर कॉन्टेक्ट, क्योंकि पावर कॉन्टेक्ट जाते हैं जैसे 3 फेज का मान लो, तो बराबर आर और वाई तो पास हो गए ना, तो आर और वाई में आपस में कोई किसी तरह का शॉर्ट ना हो जाए, उसके लिए। एसी ड्राइव में एसी मोटर की गति को कौन कंट्रोल करता है? ये क्वेश्चन आया है, ये नया नहीं है, ये आपके पहले भी उस असाइनमेंट में आ चुका है, हम आपको कई बार पहले भी करा चुके हैं। एक कंट्रोल सर्किट होता है जिसमें माइक्रो प्रोसेसर लगा रहता है, माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होगी जिसमें माइक्रो प्रोसेसर लगा होगा और वो उसकी स्पीड को कंट्रोल करता है, बस इतना सा याद रख लेना, ठीक है। देखो क्वेश्चन पे देखो क्या पूछ रहा है, ड्राइव सर्किट में पावर कंट्रोलर का कार्य क्या है? यानी इसका काम है पावर को कंट्रोल करना। पावर जैसे आर वाई बी 3 फेज जा रहे हैं, तो तीनों फेजों में क्या प्रॉपर पावर जा रही है? ऐसा तो नहीं कि किसी फेज में ज़्यादा करंट जा रही है, अगर ज़्यादा करंट जा रही है तो पावर भी अलग अलग हो गई, तो फिर सिस्टम में ओवरलोडिंग आएगी, ट्रिप हो सकता है। तो क्या करेगा? इट डिटेक्ट द ओवरलोडिंग कंडीशन ऑफ मोटर, मोटर की ओवरलोडिंग की स्थिति का पता लगाता है। अगर कहीं पर मोटर ओवरलोड हो रही होगी तो ये उसे उसी टाइम ट्रिप करवा देगा और मोटर
जलने से बच जाएगी। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। डीसी ड्राइव में FSU फील्ड सप्लाई यूनिट का काम क्या है, ये वापस आया है। मतलब ये आपके उस PDF में भी है, मान लीजिए जो पहले आपके पास थी, या जो हमने क्लासेज आपको करवाई थी उनमें भी। मतलब इसमें वो क्वेश्चन है जो हमने भी नहीं कराए थे आपको, मैं स्वीकार कर रहा हूँ, नए क्वेश्चन आए हैं। तो जनरली हम उसी PDF के क्वेश्चंस करवाते थे जो ऑफिशियल DGT की वेबसाइट पर थी, है ना। तो इसका काम होता है मोटर की फील्ड वाइंडिंग को एक नियत वोल्टेज प्रदान करना। नाम से ही पता लगता है ना, फील्ड सप्लाई यूनिट, फील्ड को सप्लाई करना, ठीक है ना। तो फील्ड को एक कांस्टेंट वोल्टेज देना इसका काम होता है। सवाल अगला, जल विद्युत पावर प्लांट में X से चिन्हित भाग का नाम क्या है। ये पहले भी आया हुआ है, अब भी आया हुआ है। ऐसे एक तिरछा पार्ट है, तो ये यहाँ पर देखो आपका रिजर्वेयर या डैम बना हुआ है, डैम से पानी लेकर जा रहा है ये वाला पार्ट। तो इसको है ना अपन पेन स्टॉक बोलते हैं। एक प्रेशर टनल होती है एक तरह की, ठीक है ना, पेन स्टॉक बोलते हैं इसे। वाटर हैमरिंग इसी भाग में होती है, ध्यान रखना। इसकी प्रोटेक्शन के लिए अपन क्या करते हैं, सर्ज टैंक लगाते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कनेक्शन डायग्राम प्रकार का नाम क्या है। मोटर को चला रहे हैं 3 फेज की AC सप्लाई से, AC ड्राइव है। सिंपल सा सवाल। चलो इन्होंने क्या लिखा है, AC ड्राइव विद मोटर, यानी AC ड्राइव हो रहा है जो मोटर के साथ हो रहा है। डायग्राम थोड़ा और अच्छे से दिखा दूं, देखो ऐसा ही दिखेगा भाई। बच्चे ने फ़ोटो स्क्रीनशॉट भेजे, फिर वो क्वालिटी तो देखो डाउन आ जाती है। कोई वीडियो की क्वालिटी पे डाउट नहीं कर सकते क्योंकि ऑप्शन दिख रहे हैं, तब देखो कितना बेटर दिख रहा है। सो प्लीज़ मैनेज इट भाई, आपको अपना काम करना है यार। देखो पेपर तक सुधार कर लो, है ना। पेपर वाला ये नहीं पूछेगा कि पूरी क्वालिटी के साथ वीडियो देख कर आए थे क्या। पेपर वाले को आंसर चाहिए होगा, और सुधार कर लो। ये नए क्वेश्चन है जो नहीं देखने को मिलेगा। ये स्टेबलाइज़र का नाम क्या है, आपको एक स्टेबलाइज़र दिखाया, देखो अपने टोरॉइडल स्टेबलाइज़र, वोल्टेज ऑटो स्टेबलाइज़र, सर्वो स्टेबलाइज़र, कई तरह के होते हैं। यहाँ पर देखो एक चीज़ लिखी है इसने, बक बूस्ट ट्रांसफार्मर। बक बूस्ट ट्रांसफार्मर की एक खास बात होती है कि वो किस में लगता है, अगर ये भी पूछ लिया जाए ना तो इसे बोलते हैं सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइज़र। कौन सा बोलते हैं, सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइज़र है जिसमें बक बूस्ट ट्रांसफार्मर होता है। ये कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। उस टाइम क्या था कि उल्टा क्वेश्चन आया, सवाल ये पूछा गया था सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइज़र में कौन सा ट्रांसफार्मर होता है, और उस समय आपको उसका आंसर क्या करना था, बक बूस्ट ट्रांसफार्मर करना था। अब देखो अपन को तो जैसे तैसे एक चीज़ पकड़ में करनी है। जिस बच्चे को याद आ गया टाइम पर बक बूस्ट ट्रांसफार्मर, तो वो इसका आंसर कर देगा इजीली। और अगर उसने आंसर कर दिया तो हो गया नंबर। CBT एग्ज़ाम की ये भी तो एक खास बात होती है ना कि आपका उत्तर अगर सही हो गया तो कोई आपसे रीज़न नहीं पूछेगा, कोई आपको ये नहीं कहेगा कि एक्सप्लेन कीजिए कि ये कैसे आया। अगला सवाल देखो, किस प्रकार की इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग संपर्क रहित है। इंडक्शन सिस्टम देखा होगा आपने, इलेक्ट्रिकल सिस्टम पे ही चलता है, इंडक्शन चूल्हा आता है ना आजकल, तो वैसे ही अपने एक चार्जिंग होती है। हालांकि इन्होंने तो उसका ऑप्शन नहीं दिया, वो ऑप्शन देना चाहिए था, इंडक्शन चार्जिंग ऑप्शन दे देते ना, सबसे बेटर रहता। इन्होंने लिखा है ट्रांसमिट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द एयर, हवा में इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करना। हालांकि इतना आसान नहीं होता है, इतना आसान नहीं होता है। और अब सेकेंड ईयर में ना एक नया टॉपिक जुड़ा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल इन इंडिया, EV सिनेरियो के नाम से है। उसमें से क्वेश्चन आया है वो वाला, तो आएगा आपके सिलेबस में जुड़ा है, वो पहले कभी पढ़ा नहीं आपने। देखो सवाल वो कह रहे हैं कि जो कोई भी आपकी इंडस्ट्री होती है ना, उसमें इमरजेंसी लैंप क्यों लगते हैं। इमरजेंसी लैंप है ना जनरली DC सप्लाई वाले होते हैं। मैं बताऊं, जैसे अपने प्लांट में भी है, फुल है, उसमें क्या होता है, बाई चांस आपकी AC फेल हो गई, ट्रांसफार्मर की इनपुट में आग लग गई कहीं, तो अब सारे रास्ते बंद हो गए, अंधेरा हो गया, दिख ही नहीं रहा, भागेगा कैसे कोई आदमी। तो उस समय वो DC वाले लैंप ऑन होते हैं। उनका काम होता है टू प्रोवाइड इल्यूमिनेशन टू पाथवेज एंड एग्जिट। एग्जिट रास्ते का, जो चलने वाले रास्ते होते हैं वहाँ पर उस समय लाइट देना, इमरजेंसी के समय लाइट देना, क्योंकि जब आपकी मेन इंपॉर्टेंट लाइट फेल हो गई हो। सवाल, उस शब्द का नाम क्या है जो चार्जिंग सत्र के प्रतीक्षा समय को छोड़कर पूरी तरह से चार्ज की गई बैटरी को डिस्चार्ज की गई बैटरी से आदान प्रदान करता है। मतलब स्टैंड बाई एक बैटरी होती है, एक बैटरी लगी हुई है, लगी हुई बैटरी यूज़ हो रही है, एक लेवल से नीचे जाते डिस्चार्ज हुई ना, तो अब थोड़े टाइम के लिए सप्लाई डिस्टर्ब हुई, चेंज ओवर हुआ, और जो बैटरी पहले चार्ज हो रही थी वो सर्किट में आ जाती है, ये कट हो जाती है। अब ये आउटपुट दे रही है, डिस्चार्ज हुआ, ये बंद हो गई, इतने में ये चार्ज हो गई थी, अब ये सर्किट में आ गई। तो जब एक चेंज ओवर होता है
उस दौरान थोड़े समय के लिए सिस्टम बंद होता है, उस टाइम के लिए वो पूछ रहा है, तो हम उसे स्वैपिंग सिस्टम बोलते हैं। स्वैप, समझ गए ना, यहाँ से या यहाँ से, इंटरचेंज शब्द बोल दो, उसे स्वैपिंग बोला जाता है। स्वैपिंग नहीं है, स्वैपिंग है। स्वैपिंग बैटरीज या बैटरी स्वैपिंग बोल दो उसे, यानी बैटरियाँ उस दौरान स्वैप करती है। इससे आसान भाषा में तो मैं क्या ही समझाऊँ भाई। हमारा उद्देश्य है आप तक नए क्वेश्चंस पहुंचाना, हमारी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि हमने जब आपको करवाई थी वो क्लासेज तो हमने कहा था कि बस इसमें से आ जाएगा, लेकिन जब नए आ रहे हैं तो नए प्रोवाइड करवाना भी हमारी जिम्मेदारी है। हम वो जिम्मेदारी समझते हुए आप तक ले जा रहे हैं। आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए, इस क्लास को दोस्तों तक शेयर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए आप, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए ताकि हम कंटेंट को आगे दे सकें। एसी रूम में इन्वर्टर के साथ कौन सी बैटरी रखते हैं? एसी रूम में हमेशा वो बैटरी रखी जाती है जिसमें कभी कोई मेंटेनेंस नहीं करनी होती, जिसमें किसी तरह का कोई वेंट प्लग नहीं होता, कोई गैसेज नहीं निकलती, पूरी तरह से पैक और सील्ड होती है बैटरी। सील्ड मेंटेनेंस फ्री बैटरी, MFB बोला जाता है शॉर्ट में, इनको याद रखना, ठीक है ना। जैसे लिथियम आयन बैटरी आती है, मेंटेनेंस फ्री सील्ड बैटरियाँ होती है, यूज एंड थ्रो वाली होती है, आप उनको मेंटेनेंस भी नहीं कर सकते, और सील वाली है। PWR प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर न्यूक्लियर पावर प्लांट का बॉयलर का एक प्रकार है। ये वाला क्वेश्चन वापस आया हुआ है, मतलब ये उसके PDF में भी था आपके, ये नया नहीं कहेंगे, ये पड़ा हुआ है। हाई पावर डेंसिटी होती है इनकी, मतलब पावर जो है ना वो प्रोवाइड करवाने के लिए इनका घनत्व उच्च होता है, इनके पास मोर एंड मोर डेंसिटी होती है। सर्किट डायग्राम का नाम क्या है? आपको एक सर्किट डायग्राम दिखाए गए हैं और पूछ रहे हैं कि ये कौन सा है। देखो भाई, यहाँ पर मोटर लोड के रूप में लगा रखी है, यहाँ पर SCR लगा रखा है, और कंट्रोलिंग के लिए देखो यहाँ पर आप देखेंगे ट्रांजिस्टर भी लगा रखे हैं, डायोड भी लगा रखा है, सब कुछ है। क्या करेंगे? अगर कहते हैं कि थोड़ा सा इजीली पढ़ेंगे ना तो एक ही ऑप्शन बनता है, स्पीड कंट्रोल ऑफ यूनिवर्सल मोटर। यूनिवर्सल मोटर की गति नियंत्रण में हम SCR लगाते हैं आजकल, बस वही ऑप्शन है, बाकी कैपेसिटर मोटर है वो तो है ही नहीं, ठीक है, तो याद रख लेना। X के रूप में चिन्हित DC ड्राइव के भाग का नाम क्या है? ये पूरा DC ड्राइव का पैनल दिखाया है, आउटर कवर है ये, बस और कुछ नहीं है। X यहाँ दिखा रखा है ना, आउटसाइड वाला, बाहर की तरफ वाला कवर है, बस और कुछ भी नहीं है। तो इसे क्या बोलोगे? मेन ड्राइव असेंबली, मुख्य ड्राइव असेंबली है, यानी वो असेंबली है जो मेन सिस्टम को ड्राइव करती है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, SF6 सर्किट ब्रेकर में किस गैस का उपयोग किया जाता है? अब भाई अगर आपको सर्किट ब्रेकर के प्रकार में फुल नाम भी पढ़ लिया हो तो कोई इशू नहीं आएगा। SF6 गैस का पूरा नाम ही यही होता है, सल्फर हेक्सा फ्लोराइड गैस। कौन सा? सल्फर हेक्सा फ्लोराइड, सल्फर हेक्सा फ्लोराइड, ठीक है ना। नॉन टॉक्सिक होती है, जहरीली नहीं होती है, और वैसे इसमें स्मेल और गंध वो भी नहीं होती है किसी भी तरह की, बड़ी इंसुलेटिंग होती है। ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर में X में चिन्हित कॉन्टेक्टर का नाम क्या है? देखो ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर दिखाया है, ठीक है ना। मैं थोड़ा डायग्राम अच्छे से बना दूं। फ्यूज में से निकलकर सप्लाई ओवरलोड में से होते हुए कॉन्टेक्टर पर आई और मोटर को चली गई। माय डियर, इस कॉन्टेक्टर का नाम है मेन कॉन्टेक्टर। यहीं से सप्लाई होते हुए मोटर की दूसरी साइड को आ रहा है, माय डियर, इस कॉन्टेक्टर का नाम है डेल्टा। स्टार की पहचान क्या है? तीनों वाइंडिंग के ऊपर के टर्मिनल देखो यहाँ शॉर्ट किए हुए थे, देखो ये देखो 1 1 1 तीनों वाइंडिंग के, अगर ये कॉन्टेक्टर पिकअप होगा तो शॉर्ट हो गए, तो इसलिए इस कॉन्टेक्टर का नाम क्या है? स्टार कॉन्टेक्टर है। फिर भी दोबारा याद रख लो, ये मेन कॉन्टेक्टर है, ये डेल्टा कॉन्टेक्टर है, ये स्टार कॉन्टेक्टर है, ठीक है ना। ये क्वेश्चंस जो आए थे ये टेलीग्राम पर डाल देंगे, तो आप वहाँ से इसको अच्छे से देख लेना, दिखाई दे जाएगा। औद्योगिक एजिटेटर सिस्टम में X से चिन्हित इस भाग का नाम क्या है? एजिटेटर वाला आपको पार्ट दिखाया गया है, जिसमें पार्ट देखना है। देखो एजिटेटर में क्या होता है कि ये वाला जो पार्ट है ना, तो मेन मोटर ही है जो इसको घुमाती है, तो कुछ नहीं करना, बस इतना याद रख लो, एजिटेटर मोटर है ना। तो ठीक है, यहीं रोकेंगे आज की क्लास को, तो और भी कुछ क्वेश्चन है जो आपको अगली क्लास में कराऊंगा। फटाफट से आप पहले इस क्लास को लाइक कर दीजिए और दोस्तों तक पहुंचा दीजिए, ताकि जो भी फ्रेंड सर्किल में है वो इन क्लासेज को देख सके। क्वेश्चंस तो और भी है, लेकिन मैं चाहता हूं कि उसको अपन क्लास नंबर 2 में कर लेंगे, ठीक है ना। अभी इतना ही बहुत है, एक बार ये नए क्वेश्चंस पढ़ो,
जिनका पेपर नहीं हुआ वो इसे बहुत अच्छे से कवर करेंगे। लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लो चैनल, डिस्क्रिप्शन में लिंक, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना। बहुत धन्यवाद।